जय हिंद दोस्तों। क्लास 8 एनसीईआरटी हिस्ट्री के चैप्टर 5 1857 के रिवोल्ट पर बात कर रहे थे हम लोग, और इसमें हमने काफ़ी कुछ कवर किया था। आज ये इस चैप्टर का सेकंड पार्ट है। फर्स्ट पार्ट में हमने बातें की किस तरीके से जो कंपनी की गतिविधियां हैं, इसके कारण हर प्रकार के लोग यहाँ पे इफेक्ट हुए ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के कारण। इसके बाद नवाब से पावर उनके छीन लिए जाने लगे, और इस तरीके से अलग अलग घटनाओं के कारण, जैसे अवध के विषय में हमने बात की कि अवध को एनेक्स कर लिया गया, लेकिन यहाँ पे जो हवाला दिया गया वो मिस गवर्नेंस का था। वेरी इंपॉर्टेंट, मिस गवर्नेंस, ना कि हाँ ये मिस गवर्नेंस की बात की गई या मेल एडमिनिस्ट्रेशन की बात की गई, क्योंकि हमें पता है कि जो डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स है उसके तहत ये कहा जा रहा था कि अगर कोई बायोलॉजिकल सन नहीं है तो फिर उसे ईस्ट इंडिया कंपनी में एनेक्स कर लिया जाएगा, लेकिन अवध का केस ऐसा था नहीं। तो इस वजह से इसने ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा प्रिटेक्स्ट के यानी बहाना मिस गवर्नेंस का दिया गया, और इस तरीके से 1856 में एनेक्स किया गया। तो ये सब बातें हमने ऑलरेडी कवर कर ली हैं। उसके बाद हमने पीजेंट्स एंड सिपोइज की बात की, किस तरीके से पीजेंट्री को डिस्ट्रॉय किया जाता है अलग अलग मेथड का यूज करके। और हालांकि ट्रिगरिंग पॉइंट जो बनता है 1857 के रिवोल्ट का, वो हम सबको पता है। किस तरीके से सिपोई म्यूटिनी एक छोटे लेवल पे स्टार्ट होकर के काफ़ी बड़े लेवल पे फैल जाता है, और हर प्रकार के लोग यहाँ पे धीरे धीरे करके जुड़ते जाते हैं। लोगों की नज़रों में ये विद्रोह कैसा था, इस पर भी हम लोगों ने बात की। इसके बाद हमने इस तरीके से बात की कि एक म्यूटिनी जो है वो पॉपुलर रेबेलियन का रूप कैसे ले लेती है। तो जो अलग अलग क्षेत्रों में रेबेलियन देखने को मिला, इसमें हमने बात की नाना साहेब की, जो कि एडॉप्टेड सन होते हैं पेशवा बाजीराव के। इसके बाद हमने अलग और क्षेत्रों में, जैसे दिल्ली के अंदर हमें पता ही है मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर, और लखनऊ में बिरजिस कादिर जो कि डिपोज नवाब वाजिद अली शाह के बेटे हैं। इस तरीके से अलग अलग जगहों से अलग अलग राजाओं के द्वारा लीड किया जा रहा है। रेबल फोर्सेस के मुकाबले ब्रिटिशर्स की संख्या काफ़ी कम थी, और बहुत सारे सीरीज़ ऑफ बैटल में ब्रिटिशर्स को हराया जा रहा था, और इससे लोगों को एक सेंस ऑफ सेटिस्फैक्शन मिल गया। लगने लगा कि अब जो ब्रिटिश रूल है वो कोलैप्स की कगार पर है। और इसके बाद लोगों को ये कॉन्फिडेंस भी आ गया। इस तरीके से ज़्यादा लोग जुड़ते गए। और बाकी अगर आप देखें, सिचुएशन ऑफ वाइड स्प्रेड पॉपुलर रेबेलियन डेवलप इन द रीजन ऑफ अवध इन पर्टिकुलर, तो अवध में खास करके ये रेबेलियन और ज़्यादा फैलता गया। और 6 अगस्त 1857 को एक टेलीग्राम भेजा जाता है लेफ्टिनेंट कर्नल टाइटलर टू हिज कमांडर इन चीफ को लिखा जाता है यहाँ पे टाइटलर के द्वारा। और यहाँ पे ये डर जताया जाता है कि हमारे जो मेन है उन्हें आसानी से आर कॉट बाय द नंबर अपोज टू देम एंड द एंडलेस फाइटिंग, एवरी विलेज इज हेल्ड अगेंस्ट अस, द जमींदार हैज राइज टू अपोज अस। तो इस तरीके से क्या है कि जमींदार भी इनके खिलाफ आ गए हैं, हर गाँव में इनका विरोध किया जा रहा है। तो इस तरीके से चिंता जताई जाती है कमांडर इन चीफ को टेलीग्राम के द्वारा। और देखिए बहुत सारे यहाँ पे लीडर आते हैं। जैसे एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो मौलवी अहमदुल्ला शाह होते हैं फैजाबाद से, जो कि ये कहते हैं कि अब ब्रिटिशर्स का रूल एंड पे आने वाला है। ही कॉट द इमेजिनेशन ऑफ पीपल एंड रेज्ड अ ह्यूज फोर्स इन सपोर्टर। तो इस पर हम लोग थीम्स वाली एनसीईआरटी जब डिस्कस करेंगे तब बात करेंगे। काफ़ी डिटेल से वहाँ पे डिस्कस किया गया मौलवी अहमदुल्ला शाह के बारे में, और इनसे सवाल भी 3-4 बार तो सिर्फ सीरियस में आए हैं, और अलग अलग परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए। तो इसके बाद यहाँ पे ये काफ़ी सारा यहाँ पे सपोर्टर इनके हो जाते हैं, और इस तरीके से ये भी 1857 के रिवोल्ट में एक प्रमुख भूमिका निभाते हैं। ही केम टू लखनऊ टू फाइट द ब्रिटिश, और दिल्ली में अगर आप देखें लार्ज नंबर ऑफ गाजी और रिलीजियस वॉरियर केम टुगेदर टू वाइप आउट टू वाइट पीपल। इसके बाद देखिए बख्त खान जो कि सोल्जर होते हैं बरेली से, वो लार्ज नंबर ऑफ फोर्सेज को लीड करते हैं दिल्ली में आकर के। बिहार में सबको पता है वीर कुंवर सिंह के विषय में, तो ये भी रेबल सिपोइज को ज्वाइन करते हैं और ब्रिटिशर्स के साथ युद्ध लड़ते हैं। ये आप पोर्ट्रेट देख सकते हैं वीर कुंवर सिंह की। देखिए इन सीरीज ऑफ बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी पूरे तरीके से परेशान हो जाती है, और ये अपना पूरा प्रयास लगा करके इस विद्रोह को दबाने की कोशिश करती है। तो ये धीरे धीरे जो मेजर नर्व सेंटर, जो मेजर स्टॉर्म सेंटर होते हैं जहाँ से इन विद्रोहों को लीड किया जा रहा था, ये इन जगहों में अटैक करते हैं। दिल्ली को रिकैप्चर कर लिया जाता है रेबल फोर्सेस से सितंबर 1857 में। और जो लास्ट मुगल एम्पायर होते हैं बहादुर शाह जफर, इन्हें कोर्ट में ट्रायल किया जाता है। इस पर काफ़ी फेमस मूवी भी है, अगर आपने नाम सुन रखा है तो वो काफ़ी पुरानी मूवी है, बट काफ़ी ज़्यादा चर्चित है वो। किस तरीके से कोर्ट ट्रायल होता है बहादुर शाह जफर का, और इन्हें लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा दी जाती है। और इनके वाइफ बेगम जीनत महल
महल को रंगून के प्रिजन में भेज दिया जाता है अक्टूबर 1858 में, और बहादुर शाह जफर की रंगून में ही मृत्यु हो जाती है 1862 में, राइट। इस पर हमने बात भी की थी लास्ट के लेक्चर में। और देखिए दिल्ली का जो रिकैप्चर होता है, इसका मतलब ये नहीं होता कि रेबेलियन पूरे तरीके से ख़त्म हो गया है। लोग अभी भी अलग अलग बैटल में अलग अलग बैटल के द्वारा ब्रिटिशर से फाइट कर रहे हैं। द ब्रिटिश हैड टू फाइट फॉर 2 years टू सप्रेस द मैसिव फोर्सेज ऑफ पॉपुलर रेबेलियन। तो लगभग 2 साल लग जाते हैं इस विद्रोह को दबाने में। लखनऊ को देखिए मार्च 1858 में कंट्रोल में लाया जाता है। रानी लक्ष्मीबाई वाज डिफीटेड एंड किल्ड इन जून 1858। अ सिमिलर फेट अवेटेड रानी अवंतीबाई हु आफ्टर इनिशियल विक्ट्री इन खेड़ी चूज टू एम्ब्रेस डेथ व्हेन सराउंडेड बाय द ब्रिटिशर्स ऑन ऑल साइड। इसी तरीके से ताटिया टोपे सेंट्रल इंडिया के जंगल्स में चले जाते हैं। उसके बाद गोरिल्ला वारफेयर इनके द्वारा लड़ा जाता है। गोरिल्ला वारफेयर के विषय में आपको पता होगा, जो छुप छुप के अलग अलग नीतियों के तहत जो युद्ध लड़ा जाता है। इसके बाद इन्हें कैप्चर कर लिया जाता है, वाज ट्राइड एंड किल्ड इन अप्रैल 1859। उसके बाद जस्ट एज विक्ट्री अगेंस्ट द ब्रिटिश हैड अर्लियर इनकरेज रेबेलियन, द डिफीट ऑफ रेबल फोर्सेज इनकरेज डिजर्शन। तो जिस तरीके से ब्रिटिशर्स के खिलाफ जो विक्ट्री जीती जा रही थी रेबल्स के द्वारा, तो उसी तरीके इससे काफ़ी रेबेलियन इनकरेज हुआ। लेकिन उसी तरीके से जब रेबल फोर्सेस की एक एक करके हार होने लगी, तो लोग भी यहाँ से आप कह सकते हैं जिस एंथुजियाज्म के साथ जुड़ रहे थे वैसा नहीं देखने को मिलने लगा। द ब्रिटिशर्स ऑल्सो ट्राइड देयर बेस्ट टू विन बैक द लॉयल्टी ऑफ पीपल। तो ब्रिटिशर्स भी यहाँ पर ये प्रयास करने लगे कि लोगों के नज़रों में किसी तरीके से लॉयल्टी को दोबारा कायम करना है, अदरवाइज फिर यहाँ पर सिचुएशन और ज़्यादा बिगड़ जाएगी। तो सबसे पहला कदम तो इनके द्वारा यही उठाया गया कि लॉयल लैंड होल्डर जो है उन्हें अपने ट्रेडिशनल राइट जो लैंड के ऊपर है वो रखने की इजाज़त बिल्कुल दी जाएगी। और अगर आपको याद हो तो हमने बात भी की जो अलग अलग तरीके से विद्रोह देखने को मिलते हैं बंगाल में, जैसे नील विद्रोह हो गए और भी। तो जब ब्रिटिशर्स 1857 के बाद उन्हें लगने लगता है कि अब सिचुएशन हमें इस तरीके से लेकर के चलनी है कि लोगों के लिए ज़्यादा नाराज़गी ना रहे। देखिए ब्रिटिशर्स 1859 तक आते आते वापस से अपने जो कंट्रोल है उसे रीगेन कर लेती है। और हमने बात भी की, जैसे यहाँ पे अगर आप देखें तो जो पहले नीतियाँ बनाई जा रही थी उसके काफ़ी बदलाव किया जाता है उसमें, ताकि लोगों को हर प्रकार के हर तबके के लोगों को सेटिस्फाई रखा जाए। और इस पर हमने 1858 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट की भी बात की, क्राउन रूल की भी बात की है। वो सारे वीडियोज़ आप देख सकते हैं क्योंकि वहाँ से काफ़ी सारे क्वेश्चन निकल करके आते हैं। और क्या क्या बदलाव किए गए उनमें से सबसे महत्वपूर्ण बदलावों को हम देखते हैं। ब्रिटिश पार्लियामेंट 1858 में एक न्यू एक्ट लेकर के आती है और जो ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथों में जो पावर होती है उसे ब्रिटिश क्राउन के हाथों में दे दिया जाता है। इससे क्या होगा, एक रिस्पॉन्सिबल मैनेजमेंट किया जा सकेगा भारतीय मामलों का। उसके बाद ब्रिटिश कैबिनेट के द्वारा एक मेंबर को अपॉइंट किया जाता है सेक्रेटरी के रूप में, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। और ये जो सेक्रेटरी होते हैं ये रेस्पॉन्सिबल होते हैं इंडिया के गवर्नेंस के मैटर को लेकर के ही। और इनके साथ ही वाज गिवन अ काउंसिल टू एडवाइस हिम। तो इनके साथ एक इनकी परिषद होती है, काउंसिल होती है जिन्हें इंडिया काउंसिल कहा जाता है। और इन्हीं के हेल्प से ये आप जो पूरा गवर्नेंस का मैटर है इसे देखते हैं। इसके बाद देखिए गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को वाज गिवन द टाइटल ऑफ वायसराय। तो जो भारत के गवर्नर जनरल होते हैं उन्हें वायसराय का टाइटल दिया जाता है और ये बेसिकली क्राउन के एक पर्सनल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में देखे जाते हैं। तो इन तरीकों से ब्रिटिश गवर्नमेंट एक्सेप्टेड डायरेक्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रूलिंग इंडिया। तो इस तरीके से डायरेक्ट रूल की शुरुआत यहाँ पे देखने को मिलती है ब्रिटिश क्राउन के द्वारा। इसके बाद और भी सुधार किए गए। डेफिनेटली जो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स था उसे ख़त्म करना पड़ा। सारे जो रूलिंग चीफ हैं उन्हें ये आश्वस्त किया गया कि आपकी जो टेरिटरी है उन्हें कभी बाद में नहीं कब्जाया जाएगा। और इनके बाद दे वर अलाउड टू पास ऑन देयर किंगडम टू देयर आयर्स इंक्लूडिंग एडॉप्टेड सन। तो डेफिनेटली यहाँ पे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का कंडीशन ख़त्म कर दी गई और जो सन है वो भी आराम से अपने जो किंगडम है उन्हें जो आयर के थ्रू यहाँ पे ले सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रिटिश क्राउन को सोवरेन मानना पड़ेगा डेफिनेटली, तभी तो इंडियन रूलर को ये इजाज़त दी गई कि आप अपने किंगडम को होल्ड कर सकते हैं। तो ये बेसिकली ब्रिटिश क्राउन के सबऑर्डिनेट के रूप में किंगडम को होल्ड किए हुए थे। It was decided that the proportion of Indian soldier in the army would be reduced and the number of European soldier would be increased। तो बेसिकली ये भी प्रोविज़न लाया गया कि इंडियन सोल्जर के प्रोपोर्शन को घटाना है और यूरोपियन सोल्जर के प्रोपोर्शन को बढ़ाना है। यस। और इसके बाद ये भी डिसाइड किया गया कि सोल्जर को अवध, बिहार, सेंट्रल इंडिया इन अलग अलग जगहों से रिक्रूट करने की बजाय मोर सोल्जर वुड बी रिक्रूटेड फ्रॉम अमोंग गोरखा, सिख, पठान। तो इस तरीके से सिस्टम अरेंज किया गया।
तो दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 1857 के रिवोल्ट से खूब अलग अलग तरीके के प्रश्न बनते हैं। जैसे बहुत बार पूछा जाता है कि कौन सा मेजर स्टॉर्म सेंटर नहीं रहा, तो यहाँ अगर आप मैप में देखेंगे तो मेजर मेन सेंटर जो है वो रेड कलर के आपको देखने को मिलेंगे। तो इस तरीके से आपको ये चीज़ें अगर आप मैप से समझ लेंगे, और इस पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बना रखी है, काफ़ी सारे सवाल डिस्कस किए हैं, उन सभी क्वेश्चंस को करने के बाद आप काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट हो जाएंगे 1857 के रिवोल्ट वाले टॉपिक में। दोस्तों ना बात कर लेते हैं खुर्दा अपराइजिंग की। देखिए ये भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और 1857 की रिवोल्ट से काफ़ी समय पहले ही 1817 में ही खुर्दा में ये एक सिमिलर नेचर का इवेंट देखने को मिलता है इसी तरीके का। और यहाँ पे आपको इस केस स्टडी में, खुर्दा अपराइजिंग के केस स्टडी में हम लोग समझेंगे कि केवल 1857 का रिवोल्ट ही नहीं, क्योंकि आप देखे होंगे कुछ इतिहासकारों के द्वारा जब ये कहा जाता है कि 1857 का रिवोल्ट पहला ऐसा रिवोल्ट निकल करके आया जब पूर्ण रूप से भारत में जो आप कह सकते हैं ब्रिटिशर्स के खिलाफ देखने को मिला, तो ऐसा नहीं है, और भी अलग अलग तरीके के रिवोल्ट भी देखने को मिले, ऐसा कुछ इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है। तो इन सभी चीज़ों को भी हम लोग समझेंगे। तो खुर्दा किंगडम के बारे में बताया जा रहा है कि ये एक स्मॉल किंगडम होता है, लेट 16th सेंचुरी में ओडिशा के साउथ ईस्टर्न पार्ट में देखने को मिलता है। ये एक पॉपुलस और वेल कल्टीवेटेड टेरिटरी होती है जिनमें काफ़ी सारे गढ़ और काफ़ी स्मॉल विलेजेस देखने को मिलते हैं 19th सेंचुरी के प्रारंभ में। इनके राजा के विषय में बताया जा रहा है, इनके जो राजा होते हैं, राजा बिरकिशोर देव had to earlier give up the possession of 4 parganas, the superintendence of Jagannath temple and the administration of 14 garjat to the Marathas under compulsion। तो बेसिकली होता यह है कि मराठाज के द्वारा जो राजा बिरकिशोर देव होते हैं, उनके जो अलग अलग तरीके की संपत्तियां होती हैं, जैसे 4 परगना हो गया, जगन्नाथ टेम्पल का जो सुपरिंटेंडेंस है, ये सभी चीज़ें मराठाओं के द्वारा ले ली जाती हैं। तो इनके जो सन या फिर सक्सेसर जो आते हैं, मुकुंद देव सेकेंड, ये बेसिकली इन जो मराठा के द्वारा जो पोजीशन इनकी ले ली गई हैं उनसे काफ़ी आहत होते हैं, और इस तरीके से ये एंग्लो मराठा कॉन्फ्लिक्ट का एक अपॉर्चुनिटी के रूप में ब्रिटिश के साथ नेगोशिएशन में घुस जाते हैं। तो बेसिकली ब्रिटिशर्स के साथ जब नेगोशिएट किया जाता है तो इस तरीके से चीज़ें फिर आगे बढ़ती हैं। बट खुर्दा और बाकी टेरिटरीज को ब्रिटिशर्स के द्वारा एनेक्स कर लिया जाता है, और इस तरीके से फिर ये टसल बढ़ता है। देखिए इसे मैंने पूरा कवर कर दिया है जब मैंने सिविल और ट्राइबल अपराइजिंग कवर की है, तो क्योंकि यहाँ पे ये पाइक्स पर हमने काफ़ी डिटेल से बात की थी और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो उन लेक्चर्स को भी आप ज़रूर देखिए। सिविल एंड ट्राइबल अपराइजिंग के नाम से ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करने के बाद ही एग्जैक्ट क्लैरिटी आती है कि किस टॉपिक में कितनी डेप्थ में जाना है। तो ये हमारा लेक्चर यहाँ पे ये एंड होता है, और इसके बाद जो यहाँ पे प्रश्न उत्तर हैं ये आप काफ़ी आसानी से कर सकते हैं, ये काफ़ी आसान सवाल है। तो उम्मीद है आपको ये वीडियो सीरीज से हेल्प मिल रही होगी। आपने राय अथवा विचार कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। थैंक यू।